पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में फ्यूचर लाइव शो हम कर रहे हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ। और मुझे ये पता है कि इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो जुड़े हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच पे। और एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो लग ये रहा है कि अभी भी कोई करीब 100 रन्स की ज़रूरत है न्यूजीलैंड को, और उनके पास ओवर शायद 7 बचे हैं। और मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता। और मुझे ये अंदाज़ा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त क्रिकेट भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये भी उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स हमारे साथ भी जुड़ेंगे और जैसे जैसे उनके क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लेना शुरू करेंगे। और इसी बातचीत के दौरान मुझे ये पता है कि ये मैच भी ख़त्म हो जाएगा और व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारा एनालिसिस सुनना। तो पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में क्या फ्यूचर रहा, आईसीसी के इसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ये सवाल बहुत बड़ा सवाल उभरा है। जबकि लग रहा है कि अफ़गानिस्तान की टीम ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा इवन सेकुलर है। पाकिस्तान का तो ये हाल है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनके कई एक वो लगता है जैसे तबलीगी जमात के सरबराह बन गए हैं, क्रिकेटर नहीं रहे। और अगर कभी पाकिस्तान अभी कुछ पिछले 1-2 सालों में कहीं छोटे मोटे मैच भी जीता तो पाकिस्तान के उस वक्त के लीडर्स ने कहा, और ये हमेशा पाकिस्तान से आवाज़ आती है, ये इस्लाम की फतह है, अनबिलीवेबल बातें करते हैं। और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का क्या रोल है पाकिस्तान की क्रिकेट पे, पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या रोल है, ये सब बातें प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक से जुड़े हुए हैं लाइव प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ट्रैवल कर रहा था, आप भी बीच में ट्रैवल कर रहे थे, कोई 1 महीने बाद हम जुड़ पाए हैं। तो आप भी क्रिकेट इस वक्त साथ साथ उसके स्कोर देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, वो तो साथ चल ही रहा है। हमें बड़ी उम्मीद है कि भारत जीतेगा। पाकिस्तान का जो क्रिकेट का फ्यूचर है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। सर आपको भारत में रहते वो कैसे वो दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो फेलियर हम कहेंगे इस वर्ल्ड कप में, उनकी परफॉर्मेंस का फेलियर है। उसको मैं फेलियर इसलिए मानता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट, क्रिकेट टैलेंट की तो कमी है नहीं। देयर आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स, टैलेंटेड बैट्समैन, टैलेंटेड बॉलर्स। और वहां गली मोहल्ले में क्रिकेट जैसे खेला जाता है, नेचुरली खेला जाता है और सदियों से खेला जा रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी खेला जा रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो पीसीबी बोर्ड इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट अबाउट 60-70 इयर्स ओल्ड। उससे पहले तो कॉमन सा ही बोर्ड था, एक कुछ टाइम तो इकट्ठे भी खेला है लोगों ने। तो ये डिस्पाइट द टैलेंट और डिस्पाइट लिनिएज के इतने पुराने पुराने प्लेयर्स हैं, तो ऐसा क्या है कि देयर हैज बीन अ कंटिन्यूड डाउनस्लाइड इन क्रिकेट। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इमर्ज होके आता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि इट इज नॉट दैट कि वर्ल्ड कप में टीमें बाहर आती हैं, कई बार बाहर जल्दी भी निकल जाती हैं, क्वार्टर फाइनल में निकल जाती हैं, राउंड्स में निकल जाती हैं, कई बार सेमीफाइनल में निकल जाती हैं। इंडिया भी अभी फाइनल पहुंचेगा, वन डजंट नो कि क्या होने वाला है। बट एक टीम की परफॉर्मेंस होती है, एक परफॉर्मेंस वो उभर के नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? आई थिंक जो मेरा एनालिसिस कहता है, by the way, I am Rohtak mein, we run a sports management program, so I am speaking with some authority on sports because we also run a program. We have a postgraduate diploma in sports management we run in our institution. तो उसके रीजन ये है जी कि लोग एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में एक शक है कि बीसीसीआई के पास पैसे ज्यादा हैं और इसीलिए दे आर डूइंग वेल। वेल, पैसा होना एक जरूरी चीज है, बिल्कुल जरूरी चीज है, पर मैं आपको कुछ कंपैरेटिव नंबर्स देता हूं। बीसीसीआई की जो पिछले साल की जो रेवेन्यू है अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल स्टेटमेंट इज अराउंड सम 4,300-4,400 करोड़। 4,000 जो उनकी एनुअल रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे पड़ी है, ऐसे छुपाने वाली भी बात नहीं। वेबसाइट के ऊपर जो 21-22 की एनुअल रिपोर्ट है, जो 22 में अभी 22-23 का तो चल रहा होगा उनका ऑडिट, तो 21-22 की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 4,300 करोड़ के करीब उनकी रेवेन्यू है। और अगर पाकिस्तान की आप अगर रेवेन्यू देखें तो पाकिस्तान की रेवेन्यू भी तकरीबन 2,000 करोड़ के करीब है।
अब मैं इसको पीपीपी मोड में अगर देखूं, यू सी इंडिया में चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें बिकॉज ओइंग टू देयर करेंसी बीइंग स्मॉलर, वो कुछ चीजें सस्ती भी, वहां पे टैलेंट भी आपको एट रीजनेबल प्राइस, ये तो ग्लोबल चीजें हैं। सो अगर हम उसको भी अगर दरकिनार कर दें तो इंडिया की आबादी जो है वो 1.4 बिलियन है, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 300 मिलियन के करीब। सो 1/6 द नंबर, बट उनका जो बोर्ड है वो इतना भी गरीब नहीं है। उन्हीं के नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स अराउंड 9,000 1900 एंड सम 70 ऑड करोड़ उनकी इनकम। तो पैसे भी हैं। ये पहला मैं शक लोगों के दिमाग से निकालना चाहता हूं कि पैसे ज्यादा हैं तो इट डज नॉट नेसेसरली गारंटी परफॉर्मेंस। सो क्या है परफॉर्मेंस? इट इज द स्पेंडिंग ऑफ दैट मनी। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करें तो दो मेजर जो हैं हेड्स हैं जिसमें स्पेंडिंग होती है। एक तो जो टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और एक जो क्रिकेट एंड क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज, वो है कि क्रिकेट के स्टेडियम्स को बेहतर करना, क्रिकेट को प्रमोट करना, टैलेंट स्काउटिंग करना। उसमें जो खर्चा बीसीसीआई ने किया है पिछले 10 एक सालों में, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं अब। जो कि पाकिस्तान में पहले तो उनकी जो वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतने सारे डिटेल्स आपको मिलते ही नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड द डिटेल्स, ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो वो माइक्रो लेवल के ऊपर ब्रॉड डिटेल्स आर देयर, माइक्रो लेवल डिटेल्स आर नॉट देयर। तो फिर भी मैं सर्च मार रहा था तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर इतना करते ही नहीं है। आई थिंक दे आर प्रोबेबली इन अ सेविंग मोड, जो मे बी दे आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच। भारत देश में पिछले 10 सालों में उन्होंने स्पेंडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया। तो प्लेयर टूर्स एंड नंबर 2 क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये दो मेजर हेड्स हैं। दूसरा मैं आपको एक इम्पैक्ट होता है एक सोसाइटी का, एक सोसाइटी के ऊपर। तो बीसीसीआई और पीसीबी में एक बहुत बड़ा अंतर है। बाय द वे, नॉट मेनी पीपल नो बीसीसीआई इज ए प्राइवेट एंटिटी। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिटिगेशन भी किया है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि जो टीम खेलती है भारत की, वो तो टीम इंडिया है ही नहीं, वो तो टीम बीसीसीआई की है। And BCCI is a private entity. It is not covered under any of the public entities. Now, उसमें RTI, nothing, it's not covered. And that, I believe, is possibly one of the important reasons that they have flexibility in spending their money and that they are not within the government control. They are, again, I repeat, they are not within the government control. They are fairly autonomous in their functioning is another reason. सो उनकी जो ऑटोनॉमी के जो दो पैरामीटर्स जो हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन बन गई है, वन इज दैट दे हैव ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, सेकंड इज दैट दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। उनका पैसा भी उनका अपना है, सरकार उनको 1 रुपया नहीं देती। दे आर रेजिंग देयर ओन मनी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आईपीएल अलोन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, जनरेटेड अ सरप्लस ऑफ मोर देन 2000 करोड़। जो इनके टूर्स होते हैं, टूर्स अगर आप पकड़ लें, मेरे पास नंबर्स मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, टूर्स अलोन जो है वो तकरीबन 300 करोड़ इनको बना कर दे देते हैं। मीडिया को जो ये बेचते हैं, बीसीसीआई राइट्स देती है कि आप ये मैचेस दिखा सकते हैं, वो 1238 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1238 करोड़, 38 करोड़ रुपया मीडिया से जनरेट होता। तो वो पैसा अपना जनरेट कर रहे हैं, वो खर्चा भी अपना कर रहे हैं। Whereas PCB has raised money, PSL बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है उनका, they are doing well, they are raising money, पैसा बन रहा है, बट वो पैसे की जो स्पेंडिंग है, now that's where the critical difference is that the administrators of BCCI and administrators of PCB have taken a different view. View ये है कि भाई they are in a mode where they want to spend money on cricket and cricket related activities for the benefit of cricketers and cricket lovers and cricket aspirants. Larger उनका जो expenditure वो इसके ऊपर हो रहा है।
whereas PCB has not been able to proportionately spend, I repeat, proportionately spend that much money in these activities. अब मैं दूसरा भरम दूर कर दूं, तीसरा भरम, पहला तो मैंने ये दूर कर दिया कि वो पैसा पैसे वाला, और दूसरा कि टैलेंट भी बराबर ही है और सब कुछ, बट उनके विजन अलग अलग हैं। और तीसरा, लोग कहते हैं कि भी शायद इसमें एक क्रिकेटर वर्सेस नॉन क्रिकेटर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि भाई अगर बोर्ड को क्रिकेटर चला रहा है तो वो बहुत बेहतरीन बोर्ड है। बहुत सारे क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई अगर वो बोर्ड को जी नॉन क्रिकेटर चला रहा है तो वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही फालतू है और ये है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। बोर्ड, भारत का भी जो बोर्ड है बीसीसीआई, अगर हम पिछले 15 साल का ही एक हम पकड़ लें, एक टाइम पीरियड, या 10-12 साल का टाइम पीरियड पढ़ लीजिए, तो उसमें उसमें more than 50% of the times it has been a non-cricketer. उसमें शिवलाल यादव भी रहे हैं, सुनील गावस्कर भी रहे हैं, गांगुली भी रहे हैं, अभी रॉजर बिनी है प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई, बट उसमें जगमोहन डालमिया भी रहे हैं, उसमें शरद पवार भी रहे हैं, उसमें अनुराग ठाकुर भी रहे हैं, उसमें देयर आर नंबर। सो ऐसा नहीं है कि इट हैज जस्ट बीन, सो यू कैन नॉट एट्रीब्यूट लीनियरली कि इफ अ बोर्ड इज रन बाय अ क्रिकेटर ही विल हैव। एंड इसको अगर आप थर्ड एंगल से कंपेयर करेंगे, ईसीबी जो है, जो इंग्लैंड और वेल्स का, ईडब्ल्यूबी, इंग्लैंड और वेल्स का जो बोर्ड है, वो भी ऐसा नहीं है कि दैट इज रन बाय क्रिकेटर्स। वहां पर भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अभी भी उनका जो करंट जो चेयरमैन है इज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। सो देयरफॉर जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इट इज द विजन, इट इज नॉट क्रिकेटर और नॉन क्रिकेटर। आज आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो नजम सेठी साहब को बहुत लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ऐसी कोई बात नहीं है। और करंट भी उनके जो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग बोर्ड के वो जो हैं, वो भी आई थिंक इज अ नॉन क्रिकेटर, इज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसी बात नहीं है। जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, तो मेरे ख्याल से के श्रीनिवास या आई थिंक either he, one of the people, either him or Sharad Pawar, I think one of the two was a controlling person of BCCI. So the important thing is money is very good, money is very important, money is very very important, extremely important. Talent is very important. तो पैसा बराबर है, टैलेंट भी मैं मानूंगा कि लगभग बराबर ही आ रहा होगा। It is the vision of the people who are leading the sport of the cricket that is going to create the difference. Winning or losing does not matter. It is the performance. You can lose and perform well and lose. It is that we are concerned with, and of course, it is the spending which is misdirected, which has resulted in probably this inferior outcome. आपने बड़े अच्छे ढंग से ये सारा एनालिसिस किया, आपने स्टैट्स भी दिए और आपने कहा कि पैसा भी मसला नहीं है, टैलेंट भी मसला नहीं है, विनिंग लूजिंग भी इररेलेवेंट हो जाती है अगर परफॉर्मेंस हो। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ अरसे से परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, और इस आईसीसी वर्ल्ड कप में तो परफॉर्मेंस का भरम पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी खुला, उनकी आवाम भी बड़ी दुखी हुई। वजह यह है कि क्रिकेट पैशन है, बल्कि एक क्रिकेट इटसेल्फ इज़ अ रिलीजन इन साउथ एशिया, और उसमें इवन अफ़गानिस्तान जैसा देश भी क्रिकेट को अब रिलीजन के तौर पर देख रहा है, और जो रिलीजन होता है कोट एंड कोट जो भी है वो पीछे चला जाता है। क्रिकेट अपने तौर पर एक रिलीजन है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट का रिलीजन है, यानी जो क्रिकेट के हवाले से कमिटमेंट, पैशन वो है, वो पीछे रह जाता है। चाहे आप उनके क्रिकेटर्स का देख लीजिए, होलिए, और चाहे उनकी बातें सुन लीजिए, उनके पॉलिटिशियन की बातें सुन लीजिए, तो ये जो रवैया है, जो यानी कि धर्म को क्रिकेट के धर्म पे तारी कर देना, ओवरवेलमिंगली उसको उस पे ऊपर ले जाना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो इन सब चीजों का बड़ा दुख होता है। जो वकार यूनुस जैसे बड़े क्रिकेटर टेलीविजन पे आकर कहते हैं कि भाई मैं आई वाज वेरी प्राउड कि वो रिजवान ने
उनका एक क्रिकेट एक बैट्समैन है कि उसने हिंदुओं के सामने, दिस इज द वर्ड कोट अनकोट, हिंदुओं के सामने जाकर उसने सजदा किया और आई जस्ट डोंट नो, इतनी हॉस्टाइल फीलिंग्स, ये डीप रूटेड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। आज भारत के जो टॉप 5 में जो टॉप 2 परफॉर्मिंग बॉलर है ना, वो मुसलमान है। मोहम्मद शमी और सिराज दोनों मुसलमान है, एंड दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। अफगानिस्तान की टीम जो इतनी ब्यूटीफुली परफॉर्म करके गई है, वो उनकी किस्मत खराब थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बिकॉज अभी नई टीम है। वो टीम इज एन एविडेंस ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन। अजय जडेजा भारत टीम के क्रिकेटर हैं और वो उस टीम के मेंटर हैं अफगानिस्तान की टीम के। और अफगानिस्तान के टीम के लोगों की जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी जो मोहब्बत है भारत देश के लिए, दैट इज एन एविडेंस दैट इट इज नॉट कि इंडिया में जो रिलीजन वाला एस्पेक्ट है वो क्रिकेट में, वो ऐसा नहीं। ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं बीच बीच में, लोगों को उकसाया जाता है। 2021 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ये जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया था, तो ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं दैट इक्का दुक्का कोई आदमी वो पोस्ट कर देता है या कोई नारेबाजी कर देता है। अभी हैदराबाद के मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका खेल रहे थे मेरे ख्याल से, तो वो कह रहे थे भी जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा, कुछ लोग चैंटिंग कर रहे। आई थिंक अगर वो लोग कर रहे हैं, that is not conclusive evidence on the thinking of the Muslims of India. Muslims of India cannot be represented by that particular section. और वो जो thought है, मेरे ख्याल से उससे जितनी ज्यादा हम दूर हो जाएं वो उतना बेहतर है। ये कि हमने हिंदुओं को शिकस्त देनी है, इस मेंटालिटी से हमें दूर होना चाहिए। हाँ, हमने इंडिया की टीम को शिकस्त देनी है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। 1989-90 में कराची में एक मैच हो रहा था, उसमें पाकिस्तान की टीम चेज करते हुए मेरे ख्याल से 28 रन या 30 रन के ऊपर 3-4 लोग आउट हो गए और पूरे क्राउड ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। और उन पत्थरों में श्रीकांत उस वक्त कैप्टन थे, उनके कपड़े उपड़े फाड़ दिए क्राउड। मैच कैंसिल करना पड़ा था मेरे ख्याल से, अबैंडन करना। ऐसे कई इंस्टेंसेस हो जाते हैं। ये एक आई थिंक एक चेंज आया। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में भी ये चेंज आ गया है, वहां के लोगों में भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये जो लोगों को भड़काया जाता था कि हमें हिंदुओं को, तो दैट्स व्हाई आई थिंक जब वकार यूनुस ने ये स्टेटमेंट दी, तो देयर वाज अ वेरी बिग सेक्शन ऑफ पाकिस्तानीज जिन्होंने उसे कंडेम किया। उन्होंने कहा ये कैसी बातें करते हो, मतलब आप क्रिकेट पे फोकस करो ना, यू फोकस ऑन क्रिकेट्स। ये जिहाद थोड़ी है, क्रिकेट है, इसमें कोई भी हार सकता है। लास्ट के 5 ओवरों में कोई भी किसी को मैच हरा देता है। दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। सो आई 100% एंडोर्स योर व्यू। इसको मैं, अगर आप 1 मिनट और देंगे तो मैं एलैबोरेट करूंगा। रिलीजन का स्पोर्ट्स में तो रोल रहता ही है थोड़ा बहुत, लोग इंस्पायर करते हैं अपने आप को, बट पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेते हैं। मैराडोना ने 1986 में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था, तो इंग्लैंड के साथ उनके सेमीफाइनल में उन्होंने हाथ से हैंडबॉल करके गोल कर दिया। तो उन्होंने उसको पता क्या बोला था, उन्होंने कहा था इट वाज हैंड ऑफ गॉड। उन्होंने चीटिंग किया, उन्होंने ऐसे हेड मारा और हेड के साथ उन्होंने अपना हाथ मार दिया, उन्होंने कहा इट्स हैंड ऑफ गॉड। तो ही आल्सो इन्वोक्ड रिलीजन, बट ही डिड नॉट इन्वोक रिलीजन टू से दैट कि आई हैव बीटन these people of Church of England while I am a Catholic, and I have to quench these, I have to quash these, I have to destroy these people, और मुझे बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। So you can always seek inspiration, but उसको एक डिस्प्ले में लाना, ये मुझे समझ नहीं आता। वैसे आई थिंक मैं आपसे आज एक सवाल पूछूंगा, बिकॉज हमारा लाइव शो चल रहा है गुफ्तगू, कि ऐसा क्यों होता है। ये पाकिस्तानी प्लेयर, मैंने किसी और टीम को ऐसे नहीं देखा जी। आई हैव नॉट सीन, चाहे फुटबॉल के मैच हों, अब ज़िनेडान ज़िडान जो है वो फ्रांस का आदमी है, वो भी वर्ल्ड कप जीता है, वो भी मुसलमान है। देयर आर मेनी मुस्लिम्स, व्हाई इट इज ओनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वो सजदे करने लग जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग नमाज ऑन द फील्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस?
जी, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरा तो बड़ा सीधा सा जवाब है। ये जुड़ी हुई है बात पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी के साथ। जहाँ से पाकिस्तान बना है, ये नफ़रतें वहाँ से जुड़ी हुई हैं और ये इंतहा पसंदी वहाँ से जुड़ी हुई है कि जी हमने इस्लाम के नाम पे ये देश बनाया। अब आप देखिए, ये हमास इसराइल का मसला चल रहा है तो लोग हर बार इसराइल को कहते हैं जी ये स्टोलन लैंड है। तो मैं पाकिस्तानियों से अक्सर पूछता हूँ कि आपकी कौन सी लैंड है? ये भी तो स्टोलन लैंड है ना, जो आपने भारत के टुकड़े करवा के बरतानिया के जी साथ उस वक्त साजिश करके एम्पुटेशन ऑफ भारत की। तो ये भी तो जी है ना। अच्छा, ये वो माइंड सेट चला आ रहा है। आप बात जी। कर रहे हैं, वो क्रिकेटर सजदे करने शुरू हो जाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखना शुरू हो जाते हैं और दुआएं हाँ, ये मांगने। भी एक दिस इज आल्सो वेरी वेरी ठीक है ना इंटरेस्टिंग सर? फिनोमेना। आपको अच्छा, याद होगा क्रिकेट शेख रशीद मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान एक मैच जी। जीता था तो उन्होंने कहा था ये इस्लाम की फतह हो गई है। हालांकि अरबों का कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट के साथ, ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना और उनको शेख कोई। रशीद साहब ने तो दाढ़ी रखी नहीं है उस तरह से, हाँ जी, शेख दाढ़ी रशीद नहीं साहब। रखी, उनके पेट के अंदर दाढ़ी है ना। उनकी हरकतें जो हैं वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और अभी जब वो चिल्ला काट के आए हैं तो वो तो यही जी। सबको बता रहे हैं कि मैं चिल्ले पे बट गया हुआ। इज देयर अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? बिकॉज आप ये देखिए, जहां तक मुझे पता लगा है, समथिंग दैट आई हैव रिसर्च, कि ये पोस्ट जब क्रिकेट खत्म होने वाली होती है, क्रिकेट खत्म हो जाती है, तो उसमें जैसे ये हमारे सईद अनवर से लेकर ये इंजमाम उल हक से लेकर अभी ये मिसबा जो है, इन्होंने वो दाढ़ी रख ली है। लोग कहते हैं कि लॉट ऑफ दीज पीपल जॉइन सम तबलीगी जमात और समथिंग, या कोई मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। Maybe you can correct me. And they are incentivized for promoting a certain kind of way of life. Is that a fair statement? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और भी प्रोफेसर साहब इशू है। क्रिकेट भी बिजनेस बन चुका है ना दुनिया में। क्रिकेटर के लिए जी एक बहुत बड़ा बिजनेस इंसेंटिव, आपने इंसेंटिव की बात की, धर्म पाकिस्तान में उससे बड़ा इंसेंटिव है। हर धर्म पूरी दुनिया में इंसेंटिव होता है मगर पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है। अब देखिए, जैसे ये मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, क्रिकेटर जैसे ही वो निकलते हैं क्रिकेट से, रिटायर होते हैं और वो पीरी मुरीदी सॉर्ट ऑफ में पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा और वो फिर उनको मतलब इस बुनियाद पर करोड़ों रुपए मिलते हैं कि जी आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली। वो अच्छे क्रिकेटर भी रहे होते हैं अपने ज़माने में, यू नो द नेम्स। लेकिन वो फिर जब धर्म को ही अपना लेते हैं टोटल, और फिर वो कमेंट्री भी करते रहते हैं क्रिकेट पे, जाहिर है वो क्रिकेटर रहे होते हैं, दे हैव अ राइट टू डू कमेंट्री, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन उनको चूंकि वो धार्मिक हो चुके होते हैं, बहुत बड़े बड़े वो बन चुके होते हैं, मुल्ला बन चुके होते हैं, फिर उनका बिजनेस वो होता है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, भाई आप लोग तो क्रिकेटर भी अच्छे थे और माशाल्लाह दाढ़ियाँ भी बढ़ा ली और अब आप तबसरे भी कर रहे हैं और इवन आप तबलीग भी कर रहे हैं, तो फिर वो इतना बड़ा बिजनेस इंसेंटिव बन जाता है। अच्छा, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं हुआ, ये हमने उसमें भी देखा, इवन शोबिज़ में देखा। जुनैद जमशेद का एक वाकया, वो अब नहीं हम में रहा, जी। वो एक उन्होंने भी एरोप्लेन की उन्होंने क्रैश उन्होंने में भी जी मजहबी गाने गाने शुरू कर दिए, वो आयतें गाने सारे, लग गए वो थे। यहाँ पे आके कनाडा में आके साल में दो दो तीन तीन बार आता था और यहाँ पे जो तबलीगी जमातें थी उनके करता था और करोड़ों रुपए लेता था। फिर उसने बुटीक उसने शुरू कर दी, वो आज भी उसकी फैमिली चला रही है। उसके बुटीक के कपड़े इतने महंगे बिकते थे और आज भी बिकते हैं क्योंकि वो जुनैद जमशेद कोट अनकोट मुसलमान हो गया था। पहले वो गाने गाता था तो मुसलमान नहीं था जी तो जैसे ही वो मुसलमान हुआ तो वो मतलब उसने, पहले वो प्ले बॉय था, मतलब यही एक कल्चर होता है, फिर वो शादियों पे शादियां चल रही होती हैं इनकी। तो ये सब जी मज़हब की आड़ में क्रिकेट भी हो रही है, शोबिज भी हो रहा है, पैसा भी कमाया जी। जा रहा है, तो इंसेंटिव ही इंसेंटिव है। ये है मेरा जवाब सर। तो मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स देता हूं, जी जी ये भी आपके व्यूअर्स को अच्छा लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने अ, जो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान हैज अ लीड ओवर इंडिया। पाकिस्तान हैज वन 73 ओडीआई मैचेस, इंडिया हैज ओनली 157। राइट। टेस्ट में भी पाकिस्तान की लीड है, पाकिस्तान ने 12 टेस्ट जीते हैं, इंडिया ने 9 जीते हैं। T20 में इंडिया की लीड है, इंडिया ने 8 जीते हैं, पाकिस्तान ने 3 जीते हैं और एक अबैंडन हो गया। ये इंडिया हैज डन वेल इन T20 और क्रिकेट में, टेस्ट में और ओडीआई में पाकिस्तान लीड करता है। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। 2014 में इंडिया ने 2 टेस्ट जीते हैं, 2 ड्रॉ कि
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक केस है. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज टेकन प्लेस इन द लास्ट, आई वुड से एट बेस्ट इन द लास्ट 15 years. दिस 15 years का ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जी, जिसका जो हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, कि इट इज दैट दे हैव क्रिएटेड a following for cricket, irrespective of your caste, creed, religion, and it is a big following, and people love it. जो जो आईपीएल का जब सीजन आता है जी, आई एम टेलिंग यू, इट इज रिमार्केबल दैट टेलीविजन सेट्स के ऊपर लोग बैठकर आईपीएल देखना चाहते हैं. अदर थिंग्स सॉर्ट ऑफ कम टू द बैक बर्नर. तो आईपीएल में भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. और अभी तो इट इज एविडेंट, अगर आप देखें तो मैचेस की टिकट मिलना आज की डेट में, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ टिकट टू क्रिकेट मैच. तो इतना इंटरेस्ट है. दिस हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ टेकिंग गुड केयर ऑफ क्रिकेटर्स एंड एक्स क्रिकेटर्स. बाय द वे, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, बीसीसीआई अपने एक्स क्रिकेटर्स को पेंशन देती है, और क्वाइट हैंडसम पेंशन देती है. दैट पेंशन इज मतलब कोई लाख लाख रुपए तक पेंशन उनकी हो जाती है जी, कि जो जिस बंदे ने एक भी मैच खेला है, कोई, तो उनको एक पेंशन चलती रहती है. दे हैव अ हेल्थ केयर प्लान. देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज व्हिच दे प्रोवाइड. वो क्रिकेटर को एक जिसे कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जो अपना करियर बना पाए, इवन बियॉन्ड हिज और हर प्लेइंग ईयर. और अभी इनका जो फोकस है, बड़ी अच्छी चीज, मैं जो महिलाओं को और खवातीन को, विमेन को बताऊं कि विमेन्स क्रिकेट के ऊपर इन्होंने काफी फोकस करना शुरू किया. दे आर एनकरेजिंग दैट इन अ बिग वे. उसमें सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग अगर आप देखें, मैं देखूंगा, तो वो क्रिकेट को प्रमोट करने में, क्रिकेटर्स को प्रमोट करने में भी बीसीसीआई अपना खर्चा करती है. तो ये भी एक अच्छा है कि आप अपने हीरोज को, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए, ताकि वो आए और क्रिकेट खेलें. ये एक बड़ी अच्छी चीज है, which is I'm very happy to say that it is bearing some fruits, not connected to the World Cup alone. Overall, अगर आप 10 साल की performances देखें, it has done well. जी, इस वक्त जब आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ तो करीब 2 ओवर के करीब रह गए हैं, और न्यूजीलैंड के पास अभी भी चेज़ करने के लिए कुछ 78 के करीब स्कोर हैं. तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बल्कि नामुमकिन ही अब तो दिख रहा है. व्यूअर्स, मुझे ये पता है कि आप भी क्रिकेट देख रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं. आप जैसे ही क्वेश्चन भेजना शुरू करेंगे, हम प्रोफेसर साहब से पूछना तुरंत शुरू कर देंगे. सर, आपने अभी कहा कि जो बीसीसीआई का स्ट्रक्चर है वो एक बिजनेस मॉडल है बेसिकली, और कोई ज़रूरी नहीं कि उनको क्रिकेटर ही चला रहे हों, वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं. आपने बहुत सारे नाम लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, और इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी होती हैं. पाकिस्तान की आपने मिसाल दी, नजम सेठी साहब जब थे तो उन पे पॉलिटिकली बहुत हमले होते थे. एक बार उससे पहले भी रह चुके हैं, गालबन शायद एक से ज़्यादा बार उससे पहले रह चुके हैं. उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, मगर फिर वसीम राजा भी उनसे पहले इमरान खान की गुड बुक्स में थे. जब वो सरकार में थे तो वो हालांकि क्रिकेटर थे, परफॉर्मेंस 0/0 ही रही ऑलमोस्ट. तो सर, ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा सवाल अब लगा है, बिजनेस मॉडल ना होना, पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक फैसिलिटी है मगर उसको चैनलाइज नहीं कर पाते, फिर वो रिलीजन का इशू. तो ये जो बिग क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर, इतना बड़ा टैलेंट होने के बावजूद आपको इसका फ्यूचर वाकई क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो इज डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप ऑफ पीसीबी एंड द विजन ऑफ पीसीबी. मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारे इन द बीसीसीआई जो इनका सीईओ है वो एक प्रोफेशनल है. वो आई थिंक सीईओ जो होता है वो ऑपरेट करता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज वन हु डन्स द डेली अफेयर्स ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज्ड टू रन. इनके जो मैं ऑडिट स्टेटमेंट्स देख रहा था, इनका जो ऑडिट है वो डिलॉयट ऑडिट करता है. डिलॉयट इज अमंग्स द बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स, वो इनका ऑडिट करती है. तो उन्होंने अपने जिसे कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पैरामीटर्स में भी उन्होंने एथिक्स ऑफिसर बना रखे हैं.
उन्होंने एंटी डोपिंग के ऑफिसर बना रखे हैं, उन्होंने अपने आप को गवर्न करने के लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की कोशिश की है. व्हाट इज एविडेंट फ्रॉम देयर वेबसाइट एंड फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट. आई एम नॉट प्रिवी टू एनी अदर डिटेल्स. ये सब चीजें अगर आप पीसीबी की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको ये सब नहीं मिलेगी. आपको शायद ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब बीसीसीआई मैच ऑर्गेनाइज होता है इंडिया का, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी इनको स्टेट से सिक्योरिटी पैसे देके लेनी पड़ती है. ऐसे नहीं है कि आपको सिक्योरिटी जो फ्री में मिल जाएगी, सिक्योरिटी भी इनको कई बार पैसे देके लेनी पड़ती है. और सो दे ऑपरेट लाइक अ प्रोफेशनल. और एक प्रोफेशनल में और एक हैफहैजर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अंतर आएगा ही. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री. देखिए, जहां जो ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री, कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रैंडम स्टेटमेंट्स जो होती हैं, कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहा है, ये सब चीजें जो है, ये इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म. तो यहाँ वो प्रोफेशनलिज्म को एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपनी कंडक्ट को भी प्रोफेशनल रखिए, आप अपनी फिटनेस को भी प्रोफेशनल रखिए. बिकॉज इफ यू आर नॉट फिट, इट शोज यू आर अनप्रोफेशनल. आप अपने लाइफस्टाइल को, आप अपने जो इमेज मैनेजमेंट को, आप अपने रूटीन को, आप अपने पोस्ट क्रिकेटिंग लाइफ को, आप उस सब चीज को प्रोफेशनली रखिए. बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल. द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज प्रोफेशनल. यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. ये अगर सोच आप पैदा कर दें लोगों में, तो आई थिंक इट विल बिकम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन आल्सो डू द सेम थिंग. दे कैन आल्सो अब इस दौर में, पिछले 20 साल में जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो चेंजेस आए हैं, या फुटबॉल वर्ल्ड में या स्पोर्टिंग वर्ल्ड में जो चेंजेस आए, दिस इज नॉट. और इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इस साल इंडिया ने 100+ मेडल जीते हैं एशियन गेम्स. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया एशियन गेम्स में इंडिया ने 100+ मेडल जीते. ये अगेन एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस, थोड़ा सा अगेन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, understanding the very essence of why sports is needed. It's not just fitness, it's not just entertainment, it's also about quality of life, it's also about building careers. तो ये एक बड़ा ही important इदारा बन गया है. इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो according to what I could gather, लोगों ने ये फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि बीसीसीआई 4,000 करोड़ तो इनकम टैक्स देती है. वो इनकम जनरेट करके दे रही है लोगों को, ताकि वो ये डायरेक्टली तो खर्चा कर ही रही है, इनडायरेक्टली अगर वो इनकम टैक्स दे रही है तो इनकम टैक्स भी तो लोगों में ही, वो पब्लिक फंड में ही आ रहा है ना. सो दिस सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच मेरे ख्याल से अगर वहां पे ली जाए, तो करंटली जो मुझे लग रहा है पिछले 7-8 साल 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, द क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. वो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो तो इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी द बीसीसीआई इज द फैसिलिटेटर फॉर द प्लेयर्स. जी, जैसा कि आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड ऑफिशियली ये मैच लूज़ कर चुका है, ऑल आउट हो चुके हैं 327 पे, और भारत फाइनल में पहुंच चुका. आपको बहुत बहुत मुबारक, हमारे व्यूअर्स को भी मुबारक, चूँकि ये एक देख ही रहा था कि भारत फाइनल में जाएगा, मगर ऑफिशियली उन्होंने कर दिखाया. एक बड़ा काफ़ी बड़ा स्कोर किया, उसको चेज़ आउट करना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल था. तो अब ये देखते हैं कि कौन भारत के साथ फाइनल में पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया आता है या क्या सूरत बनती है, ये तो पता चलेगा 2 रोज़ बाद. तो आपने अभी बताया कि ये जो सिचुएशन है भारत की क्रिकेट की, वो एक प्रोफेशनल इदारा है, और वो सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो सब कुछ सरकार से ले रहे हैं. सिक्योरिटी तक वो हायर कर रहे हैं रियासतों से जहाँ जहाँ मैच होते हैं, और पेंशन तक दे रहे हैं खिलाड़ियों को. एक बहुत बड़ा सिस्टम है, प्रोफेशनल है. और पाकिस्तान की क्रिकेट का अनफॉर्चुनेटली बुरा हाल इसलिए है
कि जो उसको चलाने वाले इदारे हैं वही प्रोफेशनल नहीं हैं, टैलेंट भी है, सब कुछ है। तो जाहिर है जब भी क्रिकेट होगी और होती है तो जो व्यूज़ हैं भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के और श्रीलंका के और अफ़गानिस्तान के, वो बहुत इन्जॉय करते हैं पाकिस्तान और भारत के मैच को। हमारे मेजर गौरव आर्या साहब तो कहते हैं कि भारत को तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। उनकी बात में भी वजन है, वो ये कहते हैं जब तक मसाइल हल नहीं होते टेररिज्म बंद नहीं होती। लेकिन खैर वो पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह पे, पाकिस्तान तो क्रिकेट में ही अपनी स्टैंडिंग को कायम नहीं रख पा रहा, खेलना या ना खेलना तो दूर की बात है। तो प्रोफेसर साहब अभी अभी भारत सेमीफाइनल जीता है, तो भारत के हवाले से इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ये परफॉर्मेंस ही मैं वही बात करूंगा, न्यूजीलैंड हालांकि हारा 60-70 रन से, 70 रन से हारा है, पर न्यूजीलैंड अटेम्प्टेड, यू सी अगेन यू कैन नॉट से कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है। 400 का रन बनाना जी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अपहिल टास्क चेजिंग, बट उन्होंने अपना एफर्ट, इट्स ए गुड एफर्ट, इट्स अ वेलिएंट एफर्ट, सो यू कैन नॉट क्वेश्चन द वे दैट दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट। अब कल का जो मैच है आप देखें, दैट इज वेयर प्रोफेशनलिज्म कम्स इन। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, और मेरी ये प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि कल जो मैच होगा बड़ा टफ मैच होगा, एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन गेटिंग इनटू द फाइनल। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अगर कॉन्टेस्ट है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉन्टेस्ट। तो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं एंड दे आर प्रोबेबली अ बिगर कंटेंडर टू रीच द फाइनल than South Africa today, because वो एक प्रोफेशनल टीम है, they know how to gather together। वो कैसे? क्योंकि एक apparatus है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स डिफाइंड हैं, लोग उनके, इनका एक सिस्टम है, उनको पता है कि हमको इस तरीके से, इस हिसाब से चलना है। यंग क्रिकेटर्स जो हैं, आप ये देखें, वो बेचारे 16, 17, 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं। 17-18 साल की उम्र में तो लोग आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। This talent has to be nurtured, not only identified. In Pakistan, they are probably maybe very good in identifying the talent, but nurturing the talent is something जहां पर they are miss, वो नर्चर नहीं कर पाते हैं। ये जो सक्सेसफुल क्रिकेटर्स पहले रहते थे, वो खुद को अपने आप को नर्चर कर लेते थे, नहीं तो कहीं ना कहीं मेंटर ढूंढ लेते थे। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सक्सेस देखें ना, जो उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव डन वेल बिकॉज दे हैव प्लेड इंग्लिश क्रिकेट काउंटी। तो इंग्लैंड में वो काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे, वहां से उनको दे कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे कुड देन डू इट ऑन देयर, बट सिस्टम में मुझे लगता है उनको दैट सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी। सो इंडिया में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट के बाद नर्चरिंग ऑफ टैलेंट के ऊपर भी फोकस है, क्योंकि यंगर से यंगर बच्चे क्रिकेट टीम में आ जाते हैं। 18, 19, 20 पे डेब्यू होना हैज बिकम अ कॉमन थिंग। मतलब अगर कोई आज की डेट में 25-26 साल की उम्र में क्रिकेट टीम में डेब्यू करता है, वो कहते हैं थोड़ा लेट हो गया। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि वो 19-20 में डेब्यू कर जाए। सो therefore, as we speak on this subject, I think it becomes important to understand कि हम लोग अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करें और उसको नर्चर करें। एंड पाकिस्तान की टीम में मेरे हिसाब से, आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट हियर, दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। मुझे लगता है दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट, इट इज जस्ट दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू हार्नेस द टैलेंट। वो टैलेंट को हार्नेस नहीं कर पा रहे। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि नर्चरिंग द टैलेंट, हार्नेसिंग द टैलेंट, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रोफेसर, मैं अरसा दराज से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। दुनिया में ओलंपिक्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के चैम्पियनशिप्स होते हैं, और हमने देखा कि दुनिया में जो देश हर फील्ड में आगे होते हैं, उनके ही खिलाड़ी आगे आ रहे होते हैं। आप देखिए ओलंपिक्स में अमेरिकन्स को कितने गोल्ड मेडल मिलते हैं, चाइनीज़ को कितने मिलते हैं, रशियंस को कितने मिलते थे, ख़ासतौर पर सोवियत ज़माने में। मतलब वो 40-40, 50-50 गोल्ड मेडल मिला करते थे बड़ी बड़ी नेशंस को। इसी तरह जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड की टीमें। तो हम ये सोचा करते थे कि जो कौमें हर मैदान में आगे होती हैं,
वो क्रिकेट में भी आगे होंगी, वो हर चीज़ में फिर आगे होती हैं। और इसी के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से भारत भी अब आगे आ रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अब आप देख लीजिए कतर और सऊदी अरेबिया ये भी आगे आ रहे हैं फुटबॉल में, चूँकि वो उनका फेवरेट गेम है। तो क्या आपको भी लगता है कि जो कौमें हर मामले में आगे होती हैं वो फिर स्पोर्ट्स में भी आगे होंगी? मुझे ऐसा लगता है जी, देखिए स्पोर्ट्स जो है, एक स्पोर्ट्स का कल्चर होना चाहिए इस देश के अंदर। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स जो है, अनफॉर्चुनेटली वो ओलंपिक्स में है ही नहीं। अब जैसे साउथ में, केरला में जो मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स हैं, जो उनकी जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, वो ओलंपिक इवेंट ही नहीं। कबड्डी ओलंपिक इवेंट नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। आप मलखम हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, वो है नहीं। हॉकी जिसमें हम लोग जबरदस्त खेला करते थे, परंतु यूरोपियंस ने उसके पैरामीटर्स बदल दिए तो हम पीछे चले गए। यूरोपियंस ने एस्ट्रोटर्फ लेके आ गए, हमारे यहाँ के लोगों को एस्ट्रोटर्फ खेलना नहीं आता, हम लोग तो घास पे खेलने वाले लोग थे, तो उन्होंने हमारे नीचे से कारपेट हटा दी। इट इज लाइक चेंजिंग विंबलडन। ये विंबलडन पिछले 100-150 साल से खेला जा रहा है और अब कहते हैं ग्रास पे नहीं खेलोगे, अब आप इसको सीमेंट पे खेलोगे। So it was a very, very big move, and one of the biggest reasons why India and Pakistan also suffered because of AstroTurf. Otherwise, talent की यहाँ कोई कमी नहीं। So I agree कि sports के आगे आना shows the holistic development of the country। कि वहाँ के लोगों में एक स्पोर्ट्स कल्चर है, वो एक्टिव हैं और उनमें एक स्पिरिट ऑफ कम्पिटिटिवनेस है। हमारे सब में एक स्पर्धा है, हम compete करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको अपने शत्रु की तरह ना देखें, प्रतिद्वंदी की तरह देखें। हम उन्हें अपने एनिमी की तरह नहीं देखें, हम अपने कंपेटिटर की तरह देखें, एक स्पिरिट अलग हो जाए। सो दैट वाज द होल पर्पस। सो इसीलिए जो देशों में प्रोग्रेस होती है उनकी, बट उससे भी ज्यादा जो आपने सेकंड क्वेश्चन रेज किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज होस्टिंग लार्ज स्केल इवेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अब टाइम आ गया है कि ओलंपिक होस्ट करने का प्रयास करना। क्यों उसको होस्ट करना चाहिए? बिकॉज व्हेन यू होस्ट अ मेजर इवेंट, आपके देश का कायाकल्प बदलता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके कुछ पैमाने होते हैं, उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर आपकी जो कौम है उसका फायदा उठाती है। मॉन्ट्रियल में 1976 में ओलंपिक्स हुए थे, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि वहां पर उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकेम वन ऑफ द बेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। अटलांटा में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना जबरदस्त बनना शुरू हुआ, पहले उससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। 96 मेरे ख्याल से वहां पर अटलांटा में ओलंपिक्स हुए थे। सोल में हुए 88 में मेरे ख्याल से सोल में ओलंपिक्स हुए। अभी 2000 मेरे ख्याल से 2014 में मेरे ख्याल से बीजिंग में हुए थे, 2010 में यूके में हुए थे। ऑल ऑफ दिस मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ होस्टिंग इन ओलंपिक इज मोर देन $1 बिलियन। इकोनॉमी को स्टिमुलेशन मिलता है, लोग आते हैं, हजारों लोग आकर देखते हैं। अब आप देखें कि फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने अपने मुल्क को एक दिशा दी है। पहले तो उसने अपने लोगों को सेंसिटाइज किया है कि इस तरह के भी लोग होते हैं, पीपल लाइक दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। एक अपने लोगों को देखने का एक तरीका, उनका नजरिया बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। That's why, today I'm happy that many commentators in Pakistan are making the people of Pakistan realize कि अपना नजरिया बदलिए। आपका जो बैकवर्ड नजरिया है, जिसमें आप ये कहते थे कि भाई प्रोग्रेशन जो है वो एक बुरी चीज है, वेल्थ कमाना एक बुरी चीज है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जिसके ऊपर पूरा अमेरिका बना है कि वैल्यू क्रिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन, जिसको नेगेटिवली देखा जाता है। आप ये देखिए कि एक व्यू क्या है, जो आदमी ने पैसा बनाया है उसको बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं कि इन्हें पक्का गलत जरिए नाल पैसे बनाए। पाकिस्तान में पंजाबी में लोग ये बोलेंगे इन्हें पक्का चोरी की, तो डाका मारे हैं। सो एक नेगेटिव परसेप्शन ऑन वेल्थ जनरेशन एंड वैल्यू क्रिएशन, ये नेगेटिव परसेप्शन से बाहर आना बहुत बहुत जरूरी है। सो एक व्यू पॉइंट चेंज होता है व्हेन यू होल्ड अ लार्ज स्केल इवेंट। इंडिया हैज होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, अब क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी होस्ट कर लिए हैं।
मुझे लगता है कि इवन बिगर इवेंट, एक स्पोर्टिंग इवेंट जब होता है, इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। कतर में फुटबॉल कोई मतलब उनकी टीम ना तो कोई इतनी कोई टॉप क्लास टीम है, ना वो कभी मतलब मुझे नहीं लगता वो कभी क्वालिफाई भी किए हैं पास्ट में, भी आगे भी कर पाएंगे। एज अ होस्ट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले। तो बट उन्होंने एक स्टेप लिया है। अब दुबई में वो बहुत सारे ऑटो एक्सपो करते हैं, बड़े इवेंट्स करते हैं। इसका एक पर्पस होता है, होल्डिंग लार्ज स्केल इवेंट्स। इसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स लिखे जा चुके हैं एकेडमिक्स में। हैव एन इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ द नेशन, on the impact of the nation. It is also a diplomatic tool. It works in diplomacy. क्रिकेट डिप्लोमेसी पहले कहा जाता था, आपको याद होगा कि 80s में क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज की जाती थी। जियाउल हक साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज किया करते थे। मुशर्रफ साहब ने भी क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज करने के प्रयास किया। तो ये सब चीजें होती हैं। These are also economic tool. They are an inspirational tool. They are tool for a society to come together to elevate. They are a tool for developing infrastructure. They are tool for creating more activity within the nation. लोग एक्टिव हो जाते हैं, हम भी करें, हम भी खेलें। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है। मुझे लगता है कि next step should be to hold a very large scale event like this one. I mean, World Cup is a humongous event. Humongous event. लाखों लोगों ने मैचेस स्टेडियम में जाके देखे, लाखों। आपको ये जानकर वहां पे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में, जो स्टेडियम जहां फाइनल खेला जाएगा, मेरे ख्याल से उसकी 1.25 लाख के करीब तो कैपेसिटी है। 1.25 लाख, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 120,000 people in one stadium coming together to watch 22 people in a field is a wonderful thing. It's a beautiful thing. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये ऑप्टिक्स बनते हैं इतने बड़े। जब चैम्पियनशिप होते हैं, जिस बड़े लेवल का ये चैम्पियनशिप आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है भारत में, और मिलियंस एंड मिलियंस, बल्कि ओवर बिलियन लोग इसको वॉच कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद 1.5 से 2 बिलियन, मोर देन डैट, बिकॉज आप सारे देश मिला लीजिए ना, भारत अकेला ही 1.4 बिलियन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका की कंट्री जहाँ खेले जाता है, इवन नीदरलैंड में अब क्रिकेट अच्छी खासी पॉपुलर हो रही है। तो ये 2 बिलियन से ज़्यादा लोग तो वॉच करने वाले हैं। और ये कितने बड़े ऑप्टिक्स बन रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे बना हुआ स्टेडियम जिसमें ये खेला जाएगा, जिसको 2 बिलियन से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा ऑप्टिक बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि स्पोर्ट्स में होना चाहिए। आपने दुबई, कतर की बात की, मैं अभी शारजा में था प्रोफेसर, वहाँ पे बुक फेयर हुआ। हालांकि कहा जाता है कि जो अरब नेशंस हैं वो किताबों के मामले में बड़ी कंजर्वेटिव्स हैं, मगर दुनिया का दूसरा बड़ा बुक फेयर आफ्टर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के बाद अब वो हर साल करा रहे हैं। तो क्या ऑप्टिक्स बन रहे हैं। पूरी दुनिया के पब्लिशर से मैं मिला, पूरी दुनिया के बुक सेलर से मैं मिला, और ये काम भारत में भी बहुत सारे बुक सेलर्स हो रहे हैं, मगर बुक फेयर्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बुक सेलर्स हैं, मगर हमारी ये ख्वाहिश है कि भारत में भी बहुत बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल्स हों, बहुत बड़े बड़े बुक फेयर हों, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकें कि जी जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा बुक फेयर, फ्रैंकफर्ट से भी बड़ा बुक फेयर अब भारत में होता है। तो इसी तरह ऑप्टिक्स बनते हैं। आप देखें जी कि आपने ऑप्टिक्स की बात की, तो मैं आपको नंबर देता हूं। जी जी। ये जो T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में कंक्लूड हुआ है, आईसीसी का जो 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 प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पे 6.58 बिलियन वीडियो व्यूज है। कैन यू इमेजिन? ऑलमोस्ट 7 बिलियन व्यूज। उससे ही आप सोचिए यूट्यूब के ऊपर उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होती होगी मेरे ख्याल से। दैट अलोन would generate millions of dollars of revenue, will inspire and entertain billions of people. Can you believe that? अभी ये डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर भी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था जी, डिज्नी हॉटस्टार पे अभी तो वो मैच उन्होंने ओटीटी पे बेच दिया है। तो देश से 43 मिलियन साइमल्टेनियस व्यूज हुए, मतलब 4.5 करोड़ आदमी तो साइमल्टेनियसली उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। दिस इज द, आई थिंक, जो आपने ऑप्टिक्स की बात की, तो बहुत बड़ा ऑप्टिक है ये।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारे व्यूज़, हमारा ये शो जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट शो है जो आज हमने किया और अब अपने अख्ताम के करीब है। इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। वैसे तो हमने लाइव किया मगर ये ऑफ कोर्स यूट्यूब पे फॉरएवर रहेगा। आप इसको देखिए। और मुझे ये पता है कि आज हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम रहे, पहले तो मैच देखने में और अब उसके जश्न मनाने के सिलसिला में। चलते चलते प्रोफेसर साहब का कंक्लूसिव रिमार्क्स लेते हैं और फिर आज के शो को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक जो देश चाहते हैं कि उनका यूथ पॉजिटिवली एंगेज्ड रहे और एक्टिव रहे और इलनेस फ्री रहे, उसको स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्स में आना चाहिए, रिलीजन स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट्स में कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ही जरूरी नहीं है, नर्चर करना भी जरूरी है। क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल रहा हो वो तभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिकेटर जब अपनी क्रिकेट खेलनी बंद कर देता है तब भी इंपॉर्टेंट। Role of professional bodies which control the sports, such as BCCI, such as PCB, is extremely important. It is the vision of BCCI, it is the vision of PCB which will define their teams. Today, I want to congratulate Indian team. They have reached the final of the ICC World Cup 2023, and it is a tribute to the efforts of all those people who are involved in the BCCI and the staff which has taken care of this team and given them a facilitating environment to succeed. And I think there are a lot of lessons which need to be learned. I hope that the people who are studying sports management can write some cases on good practices which then can be used not only in the academic purposes in sports management but also for sporting organizations to learn and emulate. Thank you. बहुत आखिर में एक जुमले में बताइए, फाइनल कौन जीतता आपको नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं तो बोलूंगा कि इंडिया ही जीतेगा, बट यू नो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आई वुड लव इंडिया टू विन। यू नो रोहित शर्मा as a captain is leading from the front. Every match he puts in the captain's effort. I think he deserves कि वो एक अपनी टीम के लिए ये फतेह करे। It's also, it would be a icing on the cake to demonstrate India is succeeding in sports arena also. But you know, I am not counting out. तो मेरी actually prediction है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को खेलेगी और साउथ अफ्रीका कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता और उनको चोकर्स कहा जाता है। मुझे लगता है they will fight very hard and give India run for money and take away that वो जो चोकिंग का उनका जो टाइटल है उसको वो दूर कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बड़े ही आज इंटरेस्टिंग और टाइमली इशू पे बहुत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए और साथ साथ एनालिसिस भी दिए जो आज के कंटेम्प्रेरी एनालिसिस हैं। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। अगले हफ्ते फिर आपके साथ एक नए मौजू के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे आप प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं। बहुत ही बढ़िया सूझवान इंटेलेक्चुअल हैं और अपने इंस्टीट्यूट से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप्स एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन फायर पे भी डाउनलोड कीजिए।